अयोध्या तनाज़े पर 9 नवंबर को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की कुल 18 अर्जदाश्तों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट इन अर्जियों को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि उनमें मेरिट की अदम मौजूदगी है। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने अयोध्या मामले में अपना फैसला सुनाते हुए पूरी मुतनाज़ा जमीन हिंदू फरीक रामलला विराजमान को देने का हुक्म दिया था और मुस्लिम फरीक यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का हुक्म दिया था। अफसोसनाक है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और ख़िलाफ़ तवक्को भी है, क्योंकि जितनी अपेरेंट एरर्स हमने पॉइंट आउट की थी उनको नज़रअंदाज करके कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और ये ज़रूरत नहीं समझी कि उनको उस पर सुनवाई करें। मगर फिर भी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको मानना ही पड़ता है। सीनियर एडवोकेट, पहले तो अपने सीनियर एडवोकेट जो हमारे राजीव धवन साहब हैं उन्हीं से मशवरा कर किया जाएगा और उसके बाद फिर जो बोर्ड की लीगल कमेटी है और उसके चेयरमैन जो कन्वीनर हमारे हैं यूसुफ आतिफ मुशाला साहब, उनसे मशवरा करने के बाद अगर जनरल सेक्रेटरी बोर्ड के उनसे मशवरा करने के बाद अगर कोई ज़रूरत महसूस की जाएगी या मुनासिब समझा जाएगा तो फिर आमला की मीटिंग में भी बुलाई जाएगी या लीगल कमेटी की, जैसा वो लोग जनरल सेक्रेटरी और सदर बोर्ड के हिदायत देंगे। फ़िलहाल तो इतनी हम कह सकते हैं कि यह ख़िलाफ़ तवक्को भी है और अफसोसनाक भी है। पुनर्विचार याचिकाएं इसलिए दाखिल करी थी हम लोगों ने कि हम लोगों की समझ में जजमेंट पढ़ने के बाद लगा था कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपस में ही कंट्राडिक्टरी हो गई हैं, तो हम लोगों की ड्यूटी है कि हम सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में ये बातें ले आएँ। वो हम लोगों ने इन राइटिंग रिव्यू पिटीशन की शक्ल में दे दिया और रिव्यू पिटीशन जजेस ने कंसीडर किया। उनके हिसाब से हमने जो पॉइंट आउट किया उनको सही नहीं लगा होगा, इसलिए उन्होंने खारिज किया। वो चैम्बर में जजेस काउंसिल से अलाउड होते नहीं। अगर इसमें नोटिस करते, ओपन कोर्ट में आते तो हम उसको जस्टिफाई करते कि हमने रिव्यू में ऐसा क्यों लिखा है, तो हमको वो मौका नहीं मिला। हालांकि हमारी दरखास्त थी कि ओपन कोर्ट में हियरिंग दी जाए, तो वो पूरा रिव्यू पिटीशन डिसमिस कर दिया, इसलिए एप्लीकेशन भी डिसमिस हो गई साथ में। हमें इसका अफसोस है इसलिए कि ऐसा नहीं है कि सारी रिव्यू पिटीशन जो होती हैं उनको खारिज ही कर दिया जाता है, बल्कि सुना भी जाता है। चूँकि इस फैसले के अंदर बिल्कुल इब्तिदा और इंतहा दोनों अलग अलग जहतों के ऊपर और अलग अलग रुख पर चल रहे हैं, हम ये समझ रहे थे कि ये बड़ी खुली हुई चीज़ है जिसके लिए कुछ ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। इससे ये फ़ैसला कोई सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं है बल्कि सारी दुनिया के अंदर पहुंचा है और सारी दुनिया के बसने वाले लोग ये समझते हैं कि ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का जानिबदाराना फ़ैसला है, कानून की बुनियाद पर नहीं है। कल भी कहता रहा, आज भी कहता हूँ, 9 नवंबर भी कहा, जो कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने तो जो है केंद्र सरकार को जो है कहा है कि तुम मस्जिद भी बनाओ, मंदिर भी बनाओ। पूरी दुनिया को शान करने का यही एक तरीका था जो कोर्ट ने अपनाया। हमने कोर्ट का सम्मान किया। आज लोग रिव्यू में जो लोग गए हैं, जब कोर्ट का फैसला जो है 9 तारीख को आ चुका था, रिव्यू की जरूरत नहीं थी। हिंदू मुसलमान मिलके 17 लोग गए थे, 18 लोग गए थे। तो लोग जब जाएंगे, कोर्ट का अपना प्रोसीजर है, कोर्ट ने अपना काम किया। यूपी के रियासती वजीर मोहसिन रजा ने अयोध्या केस में नजरसानी अर्जियों को सुप्रीम कोर्ट में खारिज किए जाने का खैर मकदम किया है। अयोध्या प्रकरण में पुनर्विचार याचिका पर आज जिस तरह का निर्णय आया है, उस याचिका को खारिज किया है, हम स्वागत करते हैं और तमाम देशवासियों को बधाई देना चाहते हैं कि जो चंद लोग देश का माहौल खराब करना चाहते थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो देश के अच्छे माहौल से कभी खुश नहीं रहते हैं, देश के माहौल को खराब करने का प्रयास किसी न किसी बहाने किया करते थे और पुनर्विचार याचिका को लेकर बार बार हाय तौबा मचा रहे थे। न इनके पास पहले तथ्य थे जब निर्णय आया था और न आज पुनर्विचार याचिका लेकर जब गए, न इनके पास आज कोई तथ्य थे। इसी आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर से इस याचिका को खारिज किया है। हमारी सबकी, पूरे देश की जीत हुई है, अपने आप में देश के सौहार्द और एकता और अखंडता की जीत हुई है और वो शक्तियां नाकाम हुई हैं जो देश का माहौल खराब करना चाह रही थी। और अब बात शहरियत तरमीमी बिल की। सीएबी कैसे एंटी मुस्लिम बनेगा? सीएबी के अंदर
कहीं पर भी किसी मुसलमान की नागरिकता को छूने का कोई प्रस्ताव नहीं है। The voting time starts now. शहरियत तरमीम बिल के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में पहली रिट पिटीशन दाखिल की गई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। IUML बिल को गैर आईनी मानती है। इसी बुनियाद पर उसने इस बिल को रद्द करने की अपील अदालत से की है। जमीयत उलमा हिंद भी बिल के खिलाफ है। जमीयत का कहना है कि ये बिल आईन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। जमीयत उलमा हिंद भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी। उधर कांग्रेस ने भी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का इशारा दिया है। जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से शहरियत तरमीमी बिल की सख्त मुखालफत की गई है। तेलंगाना में जमीयत के रियासी सदर हाफिज पीर शबीर अहमद ने कहा कि CAB मजहब की बुनियाद पर बनाया गया है और ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है। इस बिल के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद ने बाद नमाज जुमा मसाजिद या ग्राउंड्स पर जमा होकर खामोश एहतजाज करने का ऐलान किया है। जमीयत का CAB के खिलाफ एहतजाज पूरे मुल्क में एक वक्त में किया जाएगा। अभी जो राज्यसभा में और लोकसभा में जो बिल पास हुआ है वो मजहब की बुनियाद पे ये बिल पास हुआ है और हिंदुस्तान के आईन और कानून इस बात का इजाज़त नहीं देती, इसलिए हम इस बिल को कंडम करते हैं। इसलिए जमीयत उलमा हिंद ने एक आवाज़ दी है, बाद नमाज जुमा जो ना हिंदुस्तान में बैक वक्त कर रहे खामोश जुलूस होगा। जमीयत इस्लामी हिंद तेलंगाना की जानिब से शहरी तरमीम बिल के खिलाफ एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में शहर के उलमा, मुशाहिखीन, दानिश्वरों और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की और इस बिल के खिलाफ मुसलमानों की आइंदा हिकमत अमली क्या हो इस पर गौर किया गया। तमाम मदोबीन ने कहा कि इस बिल से मुसलमानों की हक तलफी होगी और मुसलमानों को कोई मसाइल का शिकार बनाया जाएगा। मुसलमानों को दरपेश मसाइल के तहफ़्फ़ुज़ से गर्ज से इस इजलास का इनकाद किया गया। खुतबात जुमा इसी उन्वान पर होंगे और नमाज को जाते हुए लोग अपने छाते पर और अपने खांदे पर काली पट्टियाँ आवेज़ा करेंगे, लगाएंगे, काले झंडे लेंगे और फिर नमाज ख़त्म होने के बाद में प्लाकार्ड्स लेकर वो खामोशी के साथ में मस्जिद के सामने मुजाहरा करेंगे और वो उसको सिर्फ शो करेंगे, कोई नारे वगैरह नहीं लगाएंगे। और फिर इसके अलावा हफ्ते के दिन तमाम MROs के पास, RDOs के पास, कलेक्टर्स के पास रिप्रेजेंटेशंस दिए जाएंगे। इतवार के दिन धरना चौक पर धरना भी होगा, हम गवर्नर को भी रिप्रेजेंटेशन देंगे। जॉइंट एक्शन कमेटी जैक इसकी बनाई जाए तो उस पर भी हम गौर खौस करेंगे और उसके बाद तरीके से संविधान विरोधी है। संविधान में जो सेक्युलरिज्म की भावना है उसको पूरी तरीके से ठेस पहुंचाती है। तो इसका खंडन करते हुए हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि इस गैर संवैधानिक बिल के ऊपर हस्ताक्षर न करें, उसको वापस करना चाहिए। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। और साथ जो NRC की प्रक्रिया शुरू करने का एक पूरा खौफ देश में फैलाया जा रहा है अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, ये पूरे देश को बर्बाद करके रखेगा। इस प्रकार के जो डिस्ट्रक्टिव एजेंडाज इनके हिंदुत्ववादी प्रोजेक्ट के तरफ से जो ला रहे हैं, हम इसका पूरा विरोध करते हैं। कि पूरा हिंदुस्तान एक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर रहने का ये एक देश है। उन्हीं के डिमांड पे, मौलाना आज़ाद की डिमांड पे, उन्हीं के नारे के ऊपर जो है मुसलमान आज यहाँ पर हिंदुस्तान में रुके थे। और ये हमारा देश है, जितना हकदार हिंदू है उतना ही हकदार मुसलमान है और सिख है और ईसाई है। तो यहाँ पर अगर कोई मुसलमान को अगर किसी मज़हब के नाम पे अगर किसी को टारगेट करते हैं तो इसके जो हम खिलाफ खड़े होंगे और मौलाना आज़ाद के आइडिया को हम लोग आगे मानू के अंदर जो है 14 तारीख को एक बड़ा एहतजाज रखने का पूरा इरादा किया है। इस बिल की हम मुखालिफत करते हैं। इसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये बिल आर्टिकल 14 और इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक आर्टिकल्स है उसके ख़िलाफ़, बल्कि प्रियम्बल के ख़िलाफ़ है। कल जुमे के दिन हमने SIO के जितने तेलंगाना में कैडर्स हैं, पूरे हज़ारों कैडर्स को इस बात पे आमादा किया है कि वो लोकल में रैलीज निकालेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, काले रिबन के साथ अपने एहतजाज को रजिस्टर करेंगे। और हमने यहाँ से प्ले कार्ड्स भी भेजा है और मेमोरेंडम भी भेजा है। वो कल डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप को मेमोरेंडम भी देंगे। और इस तरह जितनी चीज़ें हो सकती है, हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कैंपसेस के अंदर भी प्रोग्राम्स होंगे। जितनी कोशिश
जमीयत उलमा हिंद के सदर अरशद मदनी ने शहरियत तरमीम बिल को दस्तूर हिंद के खिलाफ करार दिया। अरशद मदनी ने इस बिल को मुसलमानों पर हुकूमत के जुल्म से ताबीर किया। अरशद मदनी ने इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात कही। पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल मंजूर हुआ। मौलाना अरशद मदनी हमारे साथ हैं। मौलाना, जिस तरह से बिल मंजूर हुआ है, आपने पहले भी कई सवाल उठाए थे, कहा था अमित शाह जी से हमने बहुत कुछ कहा है, लेकिन ये तो दिखाई नहीं दिया। सही है, बिल आ गया और हम ये समझते हैं कि ये बिल दस्तूर के भी खिलाफ है और ये बिल मुसलमानों के भी खिलाफ है। इसका मुसलमानों को जो नुकसान पहुंचेगा कानून बनने के बाद, वो तो अभी से सिलसिला शुरू हो जाएगा। जो लोग आसाम के अंदर हैं उनके ऊपर तो एक क़यामत कायम हो गई है, लेकिन जो पूरे मुल्क के अंदर एनआरसी की बात कही जा रही है, चूँकि हमारा मुल्क बहुत गरीब मुल्क है, इसके अंदर लाखों नहीं करोड़ों हिंदू मुसलमान ऐसे हैं जो अपने घर के बाहर दुनिया को न जानते हैं न उन्होंने देखा है। इसकी इज्जत के अंदर हिंदू तो निकल जाएगा, तन्हा मुसलमान रह जाएगा। ये बिल उन्हीं के लिए हम समझते हैं लाया गया है। मौलाना, ये आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदू निकल जाएगा, सिर्फ मुसलमान रह जाएगा? क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, ये सरकार कह रही है कि हम कुछ 3 मुल्कों से आए हुए लोगों को शहरियत देना चाहते हैं। हाँ, मतलब तो यही है कि जो घुसपैठिए हैं उन मुल्कों के, अगर वो हिंदू हैं तो उनको दे दिया जाएगा, अगर वो मुसलमान हैं तो उसे कबूल नहीं किया जाएगा। अगर ये बात न होती तो फिर इसके अंदर मुसलमान को इससे अलग न किया जाता। ये दस्तूर के भी खिलाफ है और इसके हानिकारक जो परिणाम सामने आएंगे वो अभी शुरू हो जाएंगे आसाम के अंदर। उसको दुनिया न जाने, लेकिन हम बताएंगे कि क्या उसके नतीजे हैं, ताकि दुनिया देख ले कि ये बिल दर हकीकत सिर्फ मुसलमानों को खनाने लगाने के लिए। जम्बरन ने कल ही कही है ये बात कि हम इसके खिलाफ जाएंगे, हम कोर्ट के अंदर हम भी जाएंगे, वो भी जाएंगे, और हम समझते हैं कि फिर हम कोर्ट से इंसाफ हो जाएगा। आप भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इस बिल को चैलेंज करने के लिए, बुनियाद क्या मानेंगे, सीधे तौर पर क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि ये दस्तूर के भी खिलाफ है और मुसलमान को इससे निकालना, ये इस मुल्क के अंदर मुल्क की आज़ादी के बाद जो दस्तूर बना था, ये पहली चीज़ है कि मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मुसलमान को मुल्क से गोया कि एक तरीके के ऊपर हुकूक से बेदखल किया जा रहा है। हुकूमत की जिस तरह से सारी दलीलें हैं, बिल्कुल आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, अमित शाह जी से, सरकार से क्या कहेंगे कि अपनी नीयत को सही साबित करे जो कह रहे हैं? नहीं, हम ये सिर्फ ये बात कहते हैं कि जो हुकूमत भी आकर के बैठे वो दस्तूर की मुहाफिज हो, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को कदर की नज़र से देखे और इसके मुहाफिज बनकर रहे। मुल्क के किसी तबके को मजहब की बुनियाद के ऊपर निकालना, ये मुल्क के दस्तूर के खिलाफ है और मुल्क में तरह तरह के मसाइल पैदा करने वाली है। ये हम इसके साथ नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मौलाना अरशद मदनी जी ने साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया है वो उसको सीधे तौर पर चैलेंज करने जा रहे हैं। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने शहरी तरमीम बिल की मुखालफत में कल मगरबी बंगाल बंद की कॉल दी है। WPI के मुताबिक ये मामला आम आदमी से जुड़ा हुआ है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि बंद कामयाब रहेगा। हाँ, उतरेगी वेलफेयर पार्टी। हाँ, वेलफेयर पार्टी, हमारे कर्मी, हमारे जो वर्कर्स है वो सब मैदान में आएगा, सड़क पर आएगा। तो आपकी पार्टी इतनी मजबूत है कि बंद कामयाब होगा? देखिए, हमारे पार्टी क्या है वो तो बाद में देखा जाएगा। ये जो इशू है हमारे तरफ से हमारे सोच यही है कि ये कोई पॉलिटिकल इशू, सिर्फ ये पॉलिटिकल इशू ये नहीं है। ये इशू का जो डीपनेस है, ये इशू भारतवर्ष के जो पीपल को बांट देते हैं। महाराष्ट्र के वजीर फाइनेंस और प्लानिंग जयंत पाटिल ने शहरी तरमीम बिल को बीजेपी की वोट बैंक की सियासत से ताबीर किया है। लग रहा है और इसके बारे में बहुत लोगों ने अपनी मुद्दे रखे हैं और मुझे लगता है कि हर चाल में, हर नीति में, हर मूव में बीजेपी वोट के बारे में सोचती है, ऐसा हमें लगता है। शहरी तरमीम बिल के जरिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जुल्म का शिकार हिंदू, बौद्ध, जैन और ईसाई को हिंदुस्तानी शहरियत दिए जाने के ऐलान को
बीजेपी ने तारीखी करार दिया है। वहीं इस बिल में मुसलमानों को नजरअंदाज किए जाने पर मुखालफत भी की जा रही है। ताहम बीजेपी लीडर कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक रोहिंग्या मुसलमान मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि अपने गैर समाजी सरगर्मियों के बाइस म्यांमार में तशद्दुद का शिकार हुए। देखिए, हमने सिर्फ साफ इस बिल के अंदर वर्ग के आधार पर निर्धारित किया है। हिंदू, जैन, सिख, ईसाई ये लोग हैं जो वहाँ पर धार्मिकता के कारण प्रताड़ित हो रहे हैं। वो अगर आएंगे तो हम नागरिकता देंगे। रोहिंग्या मुसलमान को धार्मिक प्रताड़ना नहीं है, वो इसलिए प्रताड़ित हो रहे हैं कि वो वहाँ पर कहीं न कहीं एंटी सोशल गतिविधियों में व्यस्त है। तो ये एंटी सोशल लोगों के लिए थोड़ी ये काम है। तो मुसलमानों के लिए पार्टी की एक दूरी नहीं पड़ेगी इस बिल से कि आपने मुसलमान भाई मुसलमान और हिंदू का सवाल ही नहीं ना। बहुत साफ है कि वहाँ पर जो प्रताड़ित हैं उन लोगों को नागरिकता देंगे। वहाँ मुसलमान प्रताड़ित थोड़ी है। कहीं मुस्लिम भी तो प्रताड़ित है। नहीं, धार्मिकता के कारण प्रताड़ित नहीं है। अगर रोहिंग्या मुसलमान प्रताड़ित है तो वो उनकी असंवैधानिक गतिविधियों के कारण प्रताड़ित। शहरियत तरमीम बिल के खिलाफ औरंगाबाद शहर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू एहतजाजी धरना देने की कोशिश की गई तो पुलिस ने एसडीपीआई के दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि इजाजत के बगैर धरना देने की कोशिश की गई, जबकि एसडीपीआई और इमाम काउंसिल के जिम्मेदारों का कहना है कि जमहूरी अंदाज में सीएबी बिल की मुखालफत की जा रही थी और पुलिस को इत्तला दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए 35 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। कुछ साथी 2:30 बजे वक्त मुकर्ररा पर वहां पर पहुंचे। उन्होंने सिर्फ बैनर खोला था। 30 से 40 लोग थे। बैनर खोलने के साथ ही पुलिस वालों ने उनका बैनर जब्त कर लिया और उसके बाद कहा कि आप सारे जितने भी यहाँ पर हैं इलीगल धरना कर रहे हैं, धरने की परमिशन नहीं है, लिहाजा सबके सब गाड़ी में बैठ जाओ। उस गाड़ी में ज़बरदस्ती एक मौलाना मुस्तकीम है जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है एसडीपीआई से, उनको भी बाकायदा पुलिस वालों ने मुजरिम की तरह जो तो पकड़कर गाड़ी में ठोस दिया। रात में तकरीबन 3 बजे से लेकर 11 बजे तक के कार्रवाई चलती रही। ज़मानतों के लिए लोग परेशान रहे। 135 के तहत तमाम लोगों पर जो तो कार्रवाई की गई है, तकरीबन 32 लोग हैं। महाराष्ट्र के आईजी अब्दुल रहमान ने इस्तीफा देकर सीएबी के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। उनका दावा है कि उन्होंने शहरियत तरमीम बिल के खिलाफ एहतजाज में दफ्तर न जाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र पुलिस से पिछले 21 वर्षों से वाबस्ता रहे अब्दुल रहमान शहरियत तरमीम बिल को आईन की रूह और मसावात के बुनियादी हक के खिलाफ मानते हैं। बिल 2019 पार्लियामेंट से पास हुआ है और कल राज्यसभा में भी पास हो गया। ये जो बिल है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर्स है उसके खिलाफ है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो बराबरी का जो हक है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, उसको ये वायलेट करता है। इसमें बाहर से जो आने वाले रेफ्यूजीज हैं, लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो आने वाले रेफ्यूजीज हैं, उनमें हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, इन सबको तो नागरिकता दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों को इससे दूर रखा गया है। ये बिल जो है धर्म के आधार पर भेदभाव करता है और भेदभाव जो है वो आर्टिकल 14, 15 और आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये मना किया गया है। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो बिल है और कल जाकर के ये एक्ट बनेगा, यह पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। इसीलिए मैंने एहतजाजन इन अपोजिशन टू दिस एक्ट मैंने रेजिग्नेशन दिया है। देश का संविधान खतरे में है। देश के संविधान की जो बेसिक फीचर्स है उस पे हमला हो रहा है, संविधान पे हमला हो रहा है। देश को धर्म के आधार पे बांटा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सीएबी हम लाएंगे लेकिन उसके बाद एनआरसी भी लाएंगे और दोनों को मर्ज करके दोनों को एक साथ हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसका मकसद है कि मुसलमानों को, जो मुसलमान एनआरसी में नहीं आएंगे, कल जाकर के सीएबी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी और उनको कहीं ना कहीं डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। तो मैं मानता हूं कि जब लाखों मुसलमान जब डिटेंशन सेंटर में जाएंगे तो मैं समझता हूं कि मेरी एक जो नौकरी है इसकी कुर्बानी उसके आगे कुछ भी नहीं।
न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद मध्य प्रदेश में उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी का मामला असेंबली तक पहुंच गया है। असेंबली में सवाल लगने के बाद जहां डायरेक्टोरेट महकमे तालीमात ने तमाम जिला एजुकेशन अफसरान से रिपोर्ट तलब कर ली है, वहीं मध्य प्रदेश मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने भी उर्दू स्कूल और असातिज़ा की हकीकी सूरत हाल को लेकर सर्वे शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी का मामला कोई नया नहीं है। सूबे में उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी दिग्विजय सिंह के अहद में की गई थी। उसके बाद बीजेपी के 15 साल और कमलनाथ हुकूमत की 1 साल की हुकूमत में उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। उर्दू शिक्षकों को लेकर अभी भी मैंने हाउस के अंदर एक प्रश्न लगाया है कि जो उर्दू शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही है, और मेरे पास ये जानकारी भी अभी मिली है कि उसमें कुछ अधिकारी कर रहे हैं। आपकी एक बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि कुछ ढांचा बदला है, लेकिन बहुत कुछ नहीं बदला, और इस बात को मैं कतई स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं करूँगा कि सरकार ज़रूर बदली है, लेकिन सरकार में बैठे अधिकारियों की जहनीत अभी भी नहीं बदली। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये साल भर पूरा हो रहा है और विधायक दल की बैठक में मैं इस 1 साल की मीटिंग पर ज़रूर मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊँगा कि उर्दू एकेडमी की जो कमी है, मैं भी चाहता हूँ कि उर्दू एकेडमी में सुधार होना चाहिए, और बाकी इदारे जो हैं उनके अंदर कमेटियों में कुछ मेंबर और बढ़ाने की हमने मांग करी है, वो भी हम कोशिश करेंगे। अभी गवर्नमेंट ने 48,000 टीचर्स रखने का ऐलान किया है। हम चाहते हैं कि उसमें तकरीबन 30% हमारे अरबिक और उर्दू टीचर का अपॉइंटमेंट किया जाए। तो अभी हमने जो लोक शिक्षण संचालनालय को एक विधायक आरिफ मसूद साहब ने प्रश्न उठाया था, जिसके ज़रिए संचालनालय ने सभी डीओस को एक फॉर्मेट शक्ल में आदेश भेजा है, जिसमें पूरे ज़िलों से उर्दू टीचर्स का सर्वे, बच्चों के उर्दू पढ़ने वाले बच्चों के आबादी के अनुपात पे सर्वे मंगाया है। गैर मुल्की बाशिंदों को मुल्क से निकाल बाहर करने के सिलसिले में कौमी सतह पर सियासत गर्मा गई है। जम्मू कश्मीर में क़याम पज़ीर रोहिंग्याई मुसलमानों को उनके वतन वापस भेजने की मांग बढ़ने लगी है। आप देखिए खास रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। जम्मू शहर के मज़ाफ़ात में क़याम पज़ीर रोहिंग्याई मुसलमानों को वापस वतन भेजने की काफ़ी वक्त से मांग उठती रही है। जम्मू शहर के भटिंडी इलाके में क़याम पज़ीर ये लोग अपने वतन वापस जाने से इनकार करते आ रहे हैं। अगरचा इन्होंने यहाँ पर आर्जी बस्तियाँ कायम की हैं, ताहम इस बस्ती में इन्होंने अपनी कारोबारी सरगर्मियाँ भी शुरू कर रखी हैं। कॉलोनी के अंदर मीडिया टीमों को देखकर ये लोग आग बबूला हो जाते हैं। इसकी वजह से बस्ती के अंदर जाना नामुनासिब लगता है। इनके ख्यालात जानने के लिए भी मीडिया को काफी एहतियात से काम लेना पड़ता है। आज भी जब न्यूज़ 18 की टीम इस बस्ती में पहुंची तो इन लोगों ने पहले यहां अक्सबंदी करने से ही मना कर दिया, लेकिन टीम ने बड़ी दानाई से इनके ख्यालात भी अक्सबंद किए। इस दौरान इन लोगों का कहना था कि वो उसी सूरत में अपने वतन वापस जाएंगे जब इन्हें वहाँ सलामती का भरोसा मिलेगा। हमारा जो सब कुछ देगा तो हम खुद जाएंगे, हम खुशी से निकल जाएंगे यहाँ से। क्या चाहिए आपको? मतलब आपने कहा सब कुछ देखो, हमारा जमीन है, हमारा घर है, हमारा 2 यहाँ पे नेशनलिटी आपको मिल रहा है, ये कार्ड मिलता है आपको यहाँ जगह जाने के। हमारा तो वहाँ है नहीं सिटीजनशिप, हमारी वो उधर है नहीं हमारी की। पूरा तुम लोग वहाँ यहाँ पे भी रिफ्यूजी है, हम वहाँ पैदा हो के वहाँ पे रिफ्यूजी बना के रख रहे हैं कि हमको जो हमारा नेशनलिटी, हमारा नाम रोहिंग्या है, रोहिंग्या मुस्लिम, और रोहिंग्या नाम नहीं दे रहे उसने। रोहिंग्या नाम दे तो हमारा नेशनलिटी मिल जाएगा, हम खुद आपको ले जाना, सरकार को ले जाना, हम खुद निकल जाएंगे यहाँ से। आपको लगता है कि आपका एक नाम वहाँ आपको मिल जाएगा, जो रोहिंग्या मुसलमान है, आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन वहाँ मिल जाएगी, तो आप खुद चले जाएंगे? खुद चले जाएंगे हम। रोहिंग्या को जैसे हमारा नेशनलिटी मिल जाए, हमारा नाम जो मिल जाएगा, हमारा जगह जो अपना मिल जाएगा, हमारा जो जुल्म सताती है वो बंद करा जाएगा, फिर हम वापस अपना कुछ जाएंगे। उधर इस मामले पर सियासी बयानबाजी दोबारा शुरू हो गई है। बीजेपी इस बात पर कायम है कि रोहिंग्याई मुसलमान यहाँ गैर कानूनी तौर पर क़याम पज़ीर है, जो कि मुल्की मफाद के खिलाफ है। पार्टी का कहना है कि इस वजह से शहर में अमन व कानून की सूरत हाल बिगड़ने का भी अंदेशा रहता है। कांग्रेस बीजेपी पर इल्जाम आयद कर रही है कि वो रोहिंग्याई मुसलमानों को उनके वतन वापस भेजने के बारे में सिर्फ
बयानबाजी से ही काम ले रही है। माइग्रेंट्स और रिफ्यूजीज के बीच में फर्क समझना चाहिए। जो लोग यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट्स रोजी रोटी के लिए आए हैं और गैर कानूनी तरीके से आए हैं, उनको हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। रोहिंग्या का यहाँ पर ही नहीं, बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश की पार्लियामेंट में उनको एज ए सिक्योरिटी रिस्क जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है। अगर बांग्लादेश एक मुस्लिम रिपब्लिक होने के बावजूद इनको एक सिक्योरिटी थ्रेट मानता है, तो भारत के लिए तो सिक्योरिटी थ्रेट है ही, और खासकर जम्मू जैसे इलाके में जो कि बिल्कुल सीमा से लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या का मसला काफ़ी देरों से चलता है। पिछले 20 साल से वो लोग जो है किश्तों में यहाँ कुछ बसते आए, और हमने हमेशा कहा कि जो लोग देश के लिए खतरा है, कहीं रियासत के अमन और शांति के लिए खतरा है। कई बार कहा ये 6 साल सत्ता में यहाँ भी है, दिल्ली में है, लेकिन कुछ किया नहीं। सिर्फ राजनीतिक मुद्दा गरमाया जाता है वोट बैंक राजनीति के लिए। जो हमने हमेशा कहा, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जो लोग देश के लिए खतरा है, कहीं रियासत के लिए खतरा है, अमन शांति के लिए खतरा है, कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन ये मुद्दे राजनीतिक तौर पे उभारे जाते हैं, लेकिन हर बार वोट लेने के लिए ये बात यहाँ पे कही गई। जम्मू कश्मीर में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों की वापसी पर जहां हिज़्ब मुखालिफ जमातें सियासी रोटियां सेकने में लगी हैं, वहीं दूसरी तरफ ये शरणार्थी भी जम्मू छोड़कर अपने मुल्क में वापस जाने के मूड में नहीं दिख रहे। अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को कब जम्मू छोड़ने पर आमादा कर पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, नेटवर्क 18, जम्मू।